गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए दिया था और कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया है, जैसे मोनिका गोरा क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, यदि आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, ये मैसेज कर दें, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, ओके कर दें। जिन जिन बच्चों के हो गया है ओके कर दें क्वेश्चन नंबर 6 को, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करूंगा। वेरी गुड, पूजा यादव, राहुल सैनी, मोनिका गोरा, प्रियंका चौधरी, प्रियांश ओला हो गया है। ठीक है बेटा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन 7। तो देखो इसमें निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ शब्द समीकरण दिए हुए हैं और इन शब्द समीकरण के लिए हमें रासायनिक समीकरण जो है वो लिखने हैं और वो भी संतुलित। तो देखो 7 का ए, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं डायरेक्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल की फॉर्मेशन होती है। अभिक्रिया के से संतुलित भी करना है हमें समीकरण को। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक होगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होगा, वाटर लिक्विड। कैल्शियम अभिकार की तरफ एक, उत्पाद की तरफ एक है। हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन में 2, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 में 4 है। तो इधर देखो कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ये और भी 4, यानी कि ये अभिक्रिया, ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। क्लियर? नेक्स्ट देखो 7 का बी, 7 का बी, जिंक, जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से कराते हैं। तो जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब रासायनिक सूत्र लिखते हैं हम तो संयोजकताएं जो है वो एक दूसरे के नीचे की तरफ जाती हैं। यहाँ जिंक अकेला है, सिल्वर की एक, नाइट्रेट की एक, ऐसे कैसे आ गया। यहाँ जिंक की 2 संयोजकता है, जबकि नाइट्रेट आयन के नीचे की तरफ आएगी और नाइट्रेट आयन की एक है जो जिंक के नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ ZnNO3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, जिंक नाइट्रेट, फिर है सिल्वर, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है। जिंक नाइट्रेट और सिल्वर की यहाँ फॉर्मेशन होती है। तो देखो जिंक अभिकारक की तरफ एक, उत्पाद की तरफ एक, सिल्वर दोनों तरफ एक, लेकिन नाइट्रेट आयन उत्पाद की तरफ 2 है, अभिकारक की तरफ एक, तो इसे हमने 2 कर दिया। इसी के साथ सिल्वर भी 2 हो गए, तो सिल्वर को भी हमने 2 कर दिया। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। जिंक धातु है सॉलिड, ये Q हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये सिल्वर सॉलिड। 7 का सी,
7 का सी देखो, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al है, कॉपर क्लोराइड CuCl से अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 का निर्माण होता है और यहाँ कॉपर बनता है साथ में, क्या कॉपर। एल्यूमिनियम सॉलिड ये AQ हो जाएगा और ये कॉपर सॉलिड। अब हमें समीकरण को संतुलित करना है। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर का निर्माण कर रहा है। एल्यूमिनियम एक कॉपर एक, लेकिन देखो यहाँ क्लोराइन है, 2 है और इधर 3, तो इसको 3 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 और इसको 2 से गुणा कर दिया तो दिया 6। अब एल्यूमिनियम इधर 2 हो गए उत्पाद की तरफ, विकारक की तरफ भी 2 कर दी, कॉपर इधर 3 हो गए विकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ भी 3 कर दी। अब ये रासायनिक समीकरण आपका संतुलित है। ये रासायनिक समीकरण आपका क्या है? संतुलित है। द मोनिका बोरा ऑडियो बंद करवा दीजिए। किसका चालू है ऑडियो? ऑडियो बंद कर देना जिसका भी चल रहा है। ऑडियो जिस किसी का भी स्टार्ट है वो बंद कर दीजिए। मोनिका गोरा हो गया आपका ऑडियो बंद। ऑडियो जिस किसी का भी स्टार्ट है वो बंद कर दीजिए। म्यूट हो रहा है सब। यस सर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है डी में क्या था? बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट करता है। और अब देखो यहाँ बेरियम पोटेशियम के प्लेस पे जाएगा, पोटेशियम बेरियम के प्लेस पे आएगा, क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट करता है, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। संतुलित करते हैं इसे, AQ है, ये भी AQ है और ये सॉलिड होगा, ये AQ, ठीक है। ये एक उत्पाद की तरफ भी क्लोराइड 2, इधर 2 कर देते हैं, ये 2, ठीक है। पोटेशियम 2 है इधर भी, उत्पाद की तरफ भी SO4। अब ये समीकरण संतुलित है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। यहाँ पे भी हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, साथ ही साथ एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इसने पूछा है प्रकार, भाई अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन 8 का A ये ले रहे हैं पोटेशियम ब्रोमाइड के दिया, ठीक है। AQ है ये, अभिक्रिया करता है बेरियम आयोडाइड, बेरियम किसमें मिलता 2 है, तो आई के नीचे चले जाएंगे, आई के बेरियम के नीचे, ठीक है। बेरियम आयोडाइड, ये भी AQ है, क्या बना? बेरियम पोटेशियम आयोडाइड AQ, ठीक है। फिर बेरियम ब्रोमाइड, ये सॉलिड है, तो देखो बेटा यहाँ पोटेशियम आयोडाइड जो है वो बेरियम आयोडाइड से पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है
तो इसको 2 कर देते हैं। पोटेशियम भी 2 है, इसको भी 2 कर देते हैं। पोटेशियम अभिकारक की 2, उत्पाद की तरफ भी 2, Br अभिकारक की तरफ 2, उत्पाद की तरफ भी 2, Ba अभिकारक की तरफ 1, उत्पाद की तरफ भी 1, I अभिकारक की तरफ 2 और उत्पाद की तरफ भी क्या हो गए 2। तो देखो बेटा यहाँ पोटेशियम किसके स्थान पर चला गया, बेरियम के स्थान पर। बेरियम किसके स्थान पर आ गया, पोटेशियम के स्थान पर। पोटेशियम बेरियम के स्थान पर जाकर पोटेशियम आयोडाइड बना लेता है और बेरियम पोटेशियम के स्थान पर आकर बेरियम ब्रोमाइड बना लेता है। यहाँ विकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ है। बताओ अभिक्रिया का नाम क्या होगा, यह अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? आंसर लगभग मैंने बता दिया आपको क्या, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, 2 नए यौगिकों का निर्माण। अभिक्रिया का नाम बताओ, अभिक्रिया का नाम। आंसर नहीं आया अभी तक। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, 2 अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। ये कैसी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है ये, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों काम नहीं आया इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। पोटेशियम बेरियम के स्थान पर बेरियम पोटेशियम के स्थान पर आ रहा है, 2 नए यौगिक पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड का यहाँ निर्माण हो रहा है, इसलिए क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ देखो ये तो रीजन हो गया द्विविस्थापन, ये अवक्षेपण भी है क्योंकि यहाँ अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, बेरियम ब्रोमाइड का अवक्षेप बन रहा है, तो ये अवक्षेपण भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो रीजन देंगे उसके आधार पर हमें नाम लिखना है। तो हमने यहाँ आयनों का आदान प्रदान दिखाया अभिकारकों के बीच, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी। 8 का जो बी है, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ठीक है, जिंक कार्बोनेट ये सॉलिड है, सॉलिड है। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहां बनेंगे। जिंक ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है और ये गैस। समीकरण पहले से ही संतुलित है, ये समीकरण संतुलित है। जिंक कार्बोनेट जो है इसमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, यहाँ एक अभिकारक 2 उत्पाद में टूट रहा है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक 2 उत्पाद में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या है, अपघटन। तो यहाँ ये कैसी अभिक्रिया है, अपघटन, या कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं, वियोजन। क्यों, क्योंकि यहाँ जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो रहा है, टूट रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, या कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सी। क्वेश्चन नंबर 8 का सी है, 8 का सी। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी, ये भी गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ये भी क्या है, गैस है। तीनों यहाँ क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। पहले समीकरण को संतुलित करते हैं, अभिकारक की तरफ 2 हाइड्रोजन, उत्पाद की तरफ 1 2 कर दिया। क्लोराइड क्लोरीन के परमाणु अभिकारक की तरफ 2, उत्पाद की तरफ भी 2 हो गए। अब ये संतुलित है। तो देखो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 अभिकारक,
हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होगी ये? संयोजन अभिक्रिया। 8 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का डी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम अभिक्रिया सॉलिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्यू है, जलीय विलयन है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्यू है और हाइड्रोजन गैस H2 का निर्माण होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा? विस्थापित करेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? विस्थापित। अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को अन्य अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। मैग्नीशियम अभिकारक की तरफ एक, उत्पाद की तरफ भी एक है, हाइड्रोजन इधर अभिकारक की तरफ एक, उत्पाद की तरफ दो, ये दो कर दिए। Cl दोनों तरफ दो दो हो गए। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। ऊष्मा सेवी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वैसे सारे आ चुके हैं, फिर भी चलो मैं आंसर बता देता हूँ। ऊष्मा सेवी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा सेवी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दहन की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सब ऊष्मा सेवी अभिक्रियाएं हैं। जैसे C+O बनेगी या ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये क्या है? ऊष्मा सेवी। उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हुई, इसके ऊष्मा से मैग्नीशियम निर्माण का दहन कराते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये भी क्या है? प्लस ऊष्मा। ये सभी क्या? ऊष्मा सेवी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऊष्मा शोषी। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो जितनी भी अपघटन अभिक्रियाएं ज्यादातर ऊष्मा शोषी होती हैं क्योंकि उन्हें तोड़ने के लिए ऊष्मा दी जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे ऊष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ ऊष्मा का क्या हुआ? अवशोषण हुआ। तो ये अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखो सबसे को ऊष्मा सेवी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। सीधा क्वेश्चन है, ऐसे कैसे आपको आंसर आपके बुक में भी है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा क्या आपके? क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 10 श्वसन को ऊष्मा सेवी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। यदि आपसे ये हो रहा है, इसका आंसर आपको आता है, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया को अगला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? देखो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। और संयोजन में क्या होता है? दो अभिकारक मिलकर
मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो कीटाणु मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन में। ठीक है, तो देखो एक में तो टूट रहे हैं, दूसरे में क्या हो गए, जुड़ रहे हैं, तो दोनों क्या हो गए, विपरीत हो गए एक दूसरे के। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 वियोजन परिभाषा लिख देना इसकी। मैं यहाँ कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, केवल एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया जल है H2, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कराते हैं। विद्युत धारा एक्टिविटी 1.7 क्रियाकलाप 1.7 हमने पढ़ा था, जल का वैद्युत अपघटन। विद्युत धारा हमने वहां प्रवाहित कराई तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये समीकरण संतुलित हो गया। ये दोनों ही केस है यहाँ, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ देखो एक अभिकारक का जल विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। अब देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिलते हैं और क्या बन जाता है, H2 जल बन जाता है। तो यहां देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यानी वियोजन में तो एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट रहा था, और यहाँ दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, यानी कि संयोजन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। उन वियोजन अभिक्रियाओं की एक एक रासायनिक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जाती है। तो देखो विद्युत के रूप में तो ये आ जाएगा, विद्युत के रूप में ये उदाहरण हो गया। ऊष्मा का मैं लिख रहा हूं CaCO3, ऊष्मा देंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है, तो ऊष्मा का ये हो गया। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन हो गया, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, और ये हो गया आपके क्या, विद्युत वियोजन, विद्युत अपघटन या वियोजन का उदाहरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आ जाएगा ये उदाहरण। ये 12 आ गया यहाँ। ठीक है, ये भी 12। अब देखो नेक्स्ट है प्रकाश, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में से रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, तो प्रकाश ये वियोजन हो गया। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में एक उदाहरण क्वेश्चन नंबर 11 का काम ले लिया, वैद्युत वियोजन हो गया, फिर उसमें वियोजन ये हो गया, और ये तीसरा जो है प्रकाशीय वियोजन। राइट वाले क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। पहले क्या करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे और एक उदाहरण लिखेंगे, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और एक उदाहरण। तो देखो विस्थापन ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को अन्य अधिक अभिक्रियाशील तत्वों द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में यहाँ लिखा हूं विस्थापन का, क्वेश्चन नंबर 13 विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो देखो यहाँ आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है, कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण कर लेता है। ये सॉलिड है, ये Aq है, ये Aq होगा और ये सॉलिड। ठीक है,
द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और इससे दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन का उदाहरण दे रहा हूं यहां, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है और मैं यहां नीचे लिख रहा हूं इसको, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O का निर्माण होता है। ये द्विविस्थापन का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 10 मिनट्स और है, क्वेश्चन ज्यादा बेटा जो आते हैं मैं वैसे बोल देता हूं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हो गया, ठीक है। सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु यहां काम में लेंगे, कॉपर धातु द्वारा इसका विस्थापन होगा, कॉपर सिल्वर को विस्थापित करेंगे, क्या बनेगा कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, और सिल्वर, और क्या बन जाएगा सिल्वर। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट का हमने विलयन लिया है यहाँ, ठीक है। सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन, ये कॉपर से हम विस्थापन करा रहे हैं इसका, ठीक है। अब देखो विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए सब प्रक्रिया लिखी है, तो देखो यहाँ ये एक हो जाएगा, ये सॉलिड, ये एक हो जाएगा और ये सॉलिड हो जाएगा। समीकरण संतुलित होना चाहिए, सिल्वर एक नाइट्रेट आयन लेते हैं, दो हैं, ये दो कर दिए हमने, तो सिल्वर के दो करने होंगे, ठीक है। नाइट्रेट दो कॉपर एक, ये अभिक्रिया यहाँ पे होगी। क्वेश्चन नंबर 15 आप रीड करो। सर ये वर्ग कौन सी नोटबुक में करना है? बेटा आपको दो नोटबुक बनानी है, एक SW एक CW, ठीक है। तो ये आपको SW में करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है और एक उदाहरण लिखना है। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, या जो कर सकते हैं वो ओके कर दें। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी गुड ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन के योग या हार्स के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण लिखिए। देखो उपचयन में क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मैं इसके दो उदाहरण लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, दोनों रेडॉक्स अभिक्रियाएं जितनी लिखी है ना मैंने, उनमें ऑक्सीजन और ये योग और हार्स के आधार पर जो समझाया वो उदाहरण यहां हम दे सकते हैं। यहां उपचयन में ऑक्सीजन के योग में दहन अभिक्रियाओं के उदाहरण C+O2 CO2 बन गए, Mg+O2 MgO बन गया, दोनों दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो अपचयन, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वो उदाहरण आप दे सकते हैं रेडॉक्स के ऑक्सीजन के ह्रास वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, ठीक है। ये भूरे रंग का चमकदार तत्व है X, Cu हो गया है, ठीक है। को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, गर्म किया हमने इसको तो काले रंग का पदार्थ CuO बन जाता है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। इस तत्व X
एम काले रंग के यौगिक का नाम। समीकरण को संतुलित कर ले, Cu2 2 ऑक्सीजन 2। तो देखो X तो क्या होगा Cu, नाम क्या है कॉपर, ठीक है। और काला पदार्थ जो होगा, काला यौगिक जो है वो क्या होगा CuO, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड होगा यहाँ, ठीक है। अब देखो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो देखो लोहे की वस्तुएं जब लंबे समय तक वायु व नमी के संपर्क में रहती है तो वह संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, यानी कि लोहे पर जंग लगना प्रारंभ हो जाती है। तो हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की वस्तुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए हम उन वस्तुओं पर पेंट करते हैं। पेंट करने पर जो है लोहे की सतह जो है वो सीधे वायु व नमी के संपर्क में नहीं आती है, अर्थात वह आसानी से संक्षारित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस होती है, अर्थात अक्रिय गैस है, कम सक्रिय गैस है, नाइट्रोजन से उपचारित किया जाता है ताकि उपचयन को कुछ समय के लिए रोका जा सके। तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से उपचारित इसलिए किया जाता है ताकि उपचयन को कुछ समय के लिए रोका जा सके, अर्थात वो खाद्य पदार्थ और कुछ समय खाने योग्य बने रहे। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, तो देखो 20 में पहला पद है संक्षारण। तो देखो जब धातु से बनी वस्तुएं लंबे समय तक वायु, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में रहती हैं तो वह नष्ट होने लगती है, अर्थात संक्षारित होने लगती है। और वस्तु धातु के संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, चांदी पर काली परत का बनना, ठीक है, तांबे पर हरी परत का आना। फिर देखो नेक्स्ट है विकट गंधिता। तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहते हैं तो उनका उपचयन हो जाता है, उनका क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, इसे विकट गंधिता कहते हैं। और जिन खाद्य पदार्थों पर यह क्रिया हो जाती है वो विकट गंधी पदार्थ कहलाते हैं, इससे खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहते। अब देखो उदाहरण, जैसे आपने आलू के चिप्स का उपयोग किया होगा, आलू के चिप्स के जो पैकेट आते हैं, पॉलीथीन में पैक आते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन को हटाकर कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि उपचयन को रोका जा सके। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सभी करने हैं और उसके अलावा जो क्वेश्चन करने हैं वो लिखकर उसकी PDF में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा।